इस समय हमारे साथ में द डेली इंडिया न्यूज़ के ऑफिस में जैद खान जी है, जो कि सेक्रेटरी है समाजवादी पार्टी के। समाजवादी पार्टी जिस तरीके से अजान के ऊपर अबू हाशिम आज़मी ने स्टैंड लिया, उसके बाद में कहीं ना कहीं ये एक चर्चा का विषय बन गया और राजनीतिक हलकों में जो है हलचलें मचना शुरू हो गई। जैद जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, राज ठाकरे का गुड़ी पाड़वा वाला बयान, उसके बाद में कई सारी पार्टियों ने विरोध किया इसका। किसी ने दबे शब्दों में किया, किसी ने आवाज़ बुलंद कर किया। वहीं पे समाजवादी पार्टी के जो है अबू हाशिम आज़मी, उन्होंने जो है सीधे सीधे जो है गिरफ्तार करने की बात कही है। तो समाजवादी पार्टी राज ठाकरे के बयान के ऊपर किस तरीके का स्टैंड रखती है? देखिए, हम इस मुद्दे में कोई सियासत नहीं करना चाहते। हमारा क्लियर माइंडसेट है कि जब कोई नफरत का बीज बढ़ता है तो उसको उसी वक्त दबा देना चाहिए। हमने मसलहतन कहीं पे खामोशी अख्तियार नहीं की। अबू हाशिम आज़मी साहब वो शख्स है जिसने इक़्तिदार के हर चौखट पर आवाज़ दी है कि ये जो आवाज़ उठाई जा रही है एक ख़ास फ़िरक़े के खिलाफ, उसे दबाना चाहिए। अगर हमने अब नहीं दबाया और फौरी तौर पे नहीं दबाया तो यकीनन इसके नतायज बहुत संगीन होंगे। और शरद पवार जी से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, एक आवाज़ बनाई है उन्होंने अबू हाशिम आज़मी साहब ने कि इस जो नफरत का ये पैगाम जो बांट रहा है इसे फ़ौरन दबाना चाहिए। कानून की वो उस आखिरी हद तक जहाँ पे मतलब कानून जा सकता है उसको उस हद तक दबाना चाहिए। सर, मैं अगर बात करूं सिर्फ अजान तक ही मामला सीमित होता तो ठीक था। मदरसों पे भी बात उठी कि मदरसों में भी जाके देखें। उन्होंने जो केंद्र सरकार है उससे अपील की कि जैसे SIT और ये सारी कमेटीज़ हैं, जो संस्थाएं हैं, जो जांच एजेंसियां हैं, उनसे उन्होंने अनुरोध किया कि मदरसों में जाइए और वहाँ पे देखिए क्या चल रहा है, आपको पता चलेगा। देखिए, इस दौर में जहाँ पर लोग भुखमरी का शिकार है, बेरोज़गारी का शिकार है, महंगाई का शिकार है, हर वो इंसान, हर वो ख़ानदान कहीं ना कहीं इस हुकूमत की गैर जिम्मेदारी की वजह से सख्त परेशान है। अगर ये बहुत अच्छे लीडर होते, बहुत अच्छे वक्ता होते तो वक्त की नफ्स पर हाथ रखते। इनके पास बोलने के लिए और करने के लिए कुछ है नहीं। आवाम ने जब इनको इख्तिदार दिया तो ये 24 घंटे अपने घर में बंद कुछ पशुओं के साथ खेल रहे थे। आज जब इनके पास कुछ नहीं है, न MLA है, न नगर सेवक है, न सियासी वो ताकत है, तो हर वो सियासतदान जब वो अपने इख्तिदार से दूर होता है, अपनी सियासत में फेल होता है, तो वो मज़हब की बैसाखी को अपने बाजुओं में दबाता है। ताकि मज़हब का वो एक आसान रास्ता है जहाँ पर आपको जैसे चोर होता है ना, मेहनत नहीं करता, वो चोरी करके धन कमाना चाहता है। इस तरीके से कुछ सियासतदान जो हैं वो इस बेईमानी के रास्ते से, चोरी के रास्ते से आवाम के दिलों में जाना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि 95% आवाम जिस तरीके से इनको नतीजे में घर बैठाया है, आज भी इनको घर बैठाने का काम कर रहे हैं। अगर अबू हाशिम आज़मी बोल रहे हैं, कुछ लोग ये कहते हैं कि अबू हाशिम आज़मी को इस शिद्दत से नहीं बोलना चाहिए, तो किस शिद्दत से बोलें? आज ये अजान की बात कर रहे हैं, कल हिजाब की बात कर रहे थे, मदरसों की बात कर रहे हैं, कल आगे चल के और भी बात करेंगे। तो कानून है ना, कानून अगर अपना काम नहीं करेगा तो अबू हाशिम आज़मी जैसे लोगों को बोलना चाहिए और बोलेंगे वो। सर, हिजाब की आपने बात करी, कर्नाटका में हिजाब विवाद छिड़ा, उसके बाद में कई सारे वहाँ पे कर्फ्यू भी लगे, बंद भी हुआ, लड़ाई झगड़े भी हुए। तो हिजाब का जो मसला है, ये हिजाब का जो चिन्ह है, चुनाव के दौरान जो बाहर निकला, तो सर आपको क्या लगता है ये सारा जो हथकंडा अपनाया गया या प्रचार किया गया हिजाब के नाम पर जो है, तो आपको क्या लगता है ये चुनाव से या इलेक्शन से प्रेरित था? नहीं, क्या होता है कि एक खास तबके को टारगेट करना, हिजाब हुआ, हिलाल हुआ, लव जिहाद हुआ, CA NRC हुआ, ये सारी चीज़ें एक ख़ास तबके को इश्तियाल दिलाती है, मुतासिर करती है। ये जब तबका अपने अंदर दर्द महसूस करता है ना, तो बोलता है और चिल्लाता है। इस चिल्लाने को ये लोग अपनी कम्युनिटी में बांटते हैं कि देखिए मुसलमानों को हमने यहाँ पे चुभोया, यहाँ पे चुभोया, उसका दर्द उठ रहा है। तो इस दर्द को वो अपनी कम्युनिटी में इकट्ठा करते हैं और उसको वोट हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये काम नहीं करते। देखिए, काम करने वाला, एक फिल्म का बहुत अच्छा डायलॉग था कि वो हराम हड्डियाँ जो मेहनत नहीं कर सकती, वो इस तरीके से लोगों के बीच में जाकर उकसाती है, नफरत फैलाती है और उससे अपनी रोटी रोजी का इंतज़ाम करती है। ये सीधा मसला। देखिए, पर्दा क्या है, हिजाब क्या है, पर्दा है। आप अगर बेपर्दा रहना चाहते हैं तो रहें। हलाल क्या है,
हलाल की जिद हराम है। जो हलाल खा रहे हैं उनको हलाल खाने दीजिए, जो हराम खाना चाहते हैं वो खाइए, खाएं, आराम खाएं। हम हलाल तो नहीं खिला सकते, हलाल खिला सकते हैं, लेकिन अगर वो हराम नहीं खाएंगे तो आइए 150 लोग हम उनको वो हराम खिलाने की भी कोशिश, मतलब जो जिसको झटका कहते हैं वो खिलाएंगे। आपकी तस्वीरें लेंगे कि देखिए किस शौक से ये लोग बड़े का और छोटे का मांस खा रहे हैं। सर ये जो पूरा मामला है, जिस तरीके से अभी स्टेटमेंट जो राज ठाकरे का आया, आपको क्या लगता है ये किसी के बहकावे में आकर, या क्या सोच थी इसके पीछे की इनकी, क्या लगता है आपको? देखिए, एक वक्त था राज ठाकरे का, एक वक्त था। इंसान का हर वक्त बराबर नहीं होता। जो वो मेहनत करने वाले लोग अपनी मेहनत से उनको ये नहीं लगता कि हमारी मेहनत का फल निकल रहा है, मिल रहा है, तो वो फिर दूसरे रास्ते अख्तियार करते हैं। आज राज ठाकरे साहब का कोई वक्त नहीं है। अगर 10 लोग ट्रेन में घुस के या कहीं पे कोई बदमाशी कर लें तो वो 100 करोड़ की आबादी में 10 लोगों का कुछ करना, मतलब वो एक कम्युनिटी का करना नहीं, वो 10 बदमाशों का करना है, वो पूरे कौम का करना नहीं है। आज 95% हिंदू मुसलमान इन सब बातों को समझता है कि आज वो रोटी के लाले पड़े हुए, आप कहाँ इन सब बातों में भटका रहे हो। तेल घासलेट कहाँ जा रहा है, खाने का पेट्रोल कहाँ जा रहा है, खाने का तेल कहाँ जा रहा है। आज महंगाई से लोग अपने टेबल पे वो उस तरीके का अनाज नहीं जमा कर पाते कि अपने बच्चों को सही तरीके से खाना खिला सकें। महंगाई इस कदर फैली हुई है। सर महंगाई की आपने बात करी, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है कच्चे तेल की कीमत जो है 8% कम हो चुकी है, मगर सरकार अभी भी उसी रेट पर अटकी हुई है। क्या लगता है आपको, सरकार की मंशा क्या है? देखिए, UPA 2 में जब वो 76 रुपये पेट्रोल बेच रहे थे ये पर लीटर, तो उस टाइम $100 के ऊपर हो गया था बैरल। आज तो मतलब बहुत ठीक है, जब 30-40 डॉलर बैरल तेल था उस वक्त भी इन्होंने कोई दाम कम नहीं किए, और वो इंटरनेशनल मार्केट का तो इनके पास कोई हिसाब ही नहीं है। जब 40 बैरल था तो आपने कुछ कम नहीं किया, बढ़ा तो आप फौरन बढ़ा देते हो। मार्केट कहते हो कि हमारे अख्तियार में नहीं है। इलेक्शन जब होता है तो पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ते, इलेक्शन जैसे ही खत्म हुआ 20-22 रुपये लीटर बढ़ गया। तो ये आपके इख्तियार में सब कुछ है, आपके अख्तियार में सब कुछ है। आप ये सिर्फ बहाना बनाते हैं कि ठीक है, मुल्क की इकोनॉमी किस तरीके से मजबूत रहनी चाहिए, हमारा मुल्क किस तरीके से मजबूत होना चाहिए। आप समझाइए ना लोगों को कि ये मुल्क की ज़रूरत है। अगर ये महंगा नहीं करेंगे तो ये असल में क्या होता है कि वो UPA 1 के वक्त इन लोगों ने जो ड्रामे किए, नंगे होकर वो लेकर चूड़ियाँ भेजकर, वो आज वो अपनी ज़बान से फेर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने एक मरतबा कहा था कि मनमोहन सिंह को महंगाई का मान नहीं मालूम। तो मोदी साहब, आपको परिवार का पा नहीं मालूम है। परिवार का पा जिस वक्त मालूम हो जाएगा, परिवार का पा, परेशानी का पा, तो उस वक्त आपके जहन में आएगा कि ये घर परिवार किस तरीके से चलता है। आज जिस कदर महंगाई हुई है, मैं कहता हूँ आप परिवार के पा को समझिए, महंगाई के माँ को नहीं, परिवार के पा को समझिए। सर जिस तरीके से आपने महंगाई की बात करी, अभी मुंबई पे बात करता हूँ। मुंबई के अंदर ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि मुंबई महानगर पालिका के अंडर में, जैसे NE, C, D, E, इन तरीके के वार्डों में जो है बड़े पैमाने पे धड़ल्ले से जो है गैर कानूनी स्ट्रक्चर खड़ा किए जा रहे हैं। बिल्डरों ने गैर कानूनी काम धड़ल्ले से शुरू रखा है, उसमें जो कहीं ना कहीं सामान्य जनता को उसका भुगतान करना पड़ता है, वो बाद में जो है नोटिस की शक्ल में उनके सामने आता है। सर इन सारे कार्यों के पीछे आपको क्या लगता है, कौन लिप्त है? क्या महानगर पालिका के वो अधिकारी लिप्त हैं, या बिल्डर हैं, या जो है सामाजिक जो लोग हैं जैसे कि नेतागण हैं, ये लोग इसमें लिप्त हैं जिसकी शय पर ये सारा गैर कानूनी काम हो रहा है? देखिए, ये एक पूरी चैन है। ये मतलब वो जब निकाह होता है ना, तो दूल्हा और दुल्हन दोनों होते हैं। उस तरीके से ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, पॉलिटिशियंस भी होते हैं, और बिल्डर्स भी होते हैं। ये पूरा एक चैन है। अच्छा, होता क्या है कि हम ये नहीं कहते कि अभी जैसे मान लीजिए मुंबा देवी पे बैठा हुआ वो शख्स, मैं ये नहीं कहता कि वो बेईमान है, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि वो गूंगा बहरा भी है, और जो देख भी नहीं रहा है और सुन भी नहीं रहा है, बोल भी नहीं रहा है। आज वो असेंबली में उन्होंने जो आवाज़ उठाई, वो 15 साल बाद उठाई। उन्होंने एक हवाला दिया, मैं दूसरा एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने एक हवाला दिया कि औरतें जेवर, जिन्होंने अपनी शादी, बच्चियों की शादी के लिए जो जेवर रखे थे वो बेच दिए। 100 परिवार के लोग, 100 परिवार मेरे पास आ रहा है, रो रहा है, चिल्ला रहा है।
भैया आपने 15 साल बाद ऐवान असेंबली में ये आवाज़ उठाई, अगर आपने उसी वक्त पहले दिन से ये बोलना शुरू किया होता तो ये काम बिल्कुल नहीं होता। अच्छा, मैं ये इस बात को ये भी नहीं मानता जिस दावे से बोल रहा हूँ कि बिल्कुल नहीं होता। आज असेंबली में बोला ना उन्होंने, फिर भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है। तो आपकी माने के वो आपके बोल के, अगर आपके बोल का वजन नहीं है, आपके बोल के लोग अगर वैल्यू नहीं देते, तो आप अपने जानिए कि आप किस पद पे हैं। कमिश्नर के दरवाजे पे, सीएम के दरवाजे को खटखटाइए। अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कहता है कि मतलब आप हमको रिपोर्ट करिए। अरे आईटीआई में, राइट टू इंफॉर्मेशन में, एक मामूली आदमी वो निकाल लेता है कि कितनी इमारतें गैर कानूनी हो रही है। आप इनके मोहताज हैं क्या रिपोर्ट, कि हमको रिपोर्ट दीजिए किस बिल्डिंग में गैर कानूनी हो रहा है? आपका डिपार्टमेंट मुंबई महानगर पालिका अर्बन डेवलपमेंट के अंडर में आता है, उन्हें ये पता करना चाहिए कि कौन सा काम क्या हो रहा है। अरे आज ब्यूरोक्रेट्स देखिए, वो जो अफसर बिल्डिंग फैक्ट्री में बैठे हुए हैं, जो 70 किलो का था आज 90 किलो हो गया, जिसको पैर फैलाने का घर नहीं था आज 4-4, 5-5 फ्लैट के मालिक हो जाते हैं ये लोग। आज पेंशन में जो रकम उनको पूरी जिंदगी काम करने के बाद मिलनी होती है, वो 1-2 बिल्डिंग में उनका पैसा निकल आता है, उस पेंशन से ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। तो कौन रोकेगा इन बातों को? पूरा निज़ाम करप्ट है, बेईमान है। आज बेईमान, मैं इस दावे से बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये काम अभी हो रहे हैं, नहीं रुकते ये काम। कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि इसको डेमोलिशन होना चाहिए, टेंडर निकलता है, टेंडर पे अमल नहीं होता। आप जो बिल्डिंगें बनती हैं, 7 माला बनता है तो उसके बाद आप 351A का नोटिस देते हैं, और उसके बाद में 8वें और 9वें माले पे वो होती है, आप रिप्लाई नहीं करते, कोर्ट में दोबारा नहीं जाते, आप अपना अच्छा वकील नहीं खड़ा करते। अच्छा, उन्होंने दूसरी बात ये की कि जो बिल्डिंगें बन गई, देखिए एक बात तो सही है, जो बिल्डिंगें बन चुकी हैं उसमें बैरोक्रेट्स को, बिल्डर को उसको सजा मिलनी चाहिए, पैसे के जरिए मिले या सर्विस के जरिए मिले। जो जो उसमें मुलविस है, वो गरीब टेनेंट क्यों उसको अकेले सहे? पॉलिटिशियन ने अपना हिस्सा ले लिया, बैरोक्रेट्स ने अपना हिस्सा ले लिया, बिल्डर अपना नफा लेके चला गया, अब मरेगा सिर्फ टेनेंट। टेनेंट का क्या कसूर है? टेनेंट तो बोलता है कि मैं रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करके दे रहा हूँ। आज आप इनकी आवाज़ बनिए सर। मैं कहता हूँ कि मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ का आमदार बेईमान नहीं है, लेकिन वो कम से कम अपनी आवाज़ के साथ तो इंसाफ करे, उन लोगों के साथ इंसाफ करे कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए और इनके लिए लड़ाई लड़ने वाला कोई होना चाहिए। आप सिर्फ नारियल फोड़ते वक्त की तस्वीर मत लीजिए, उस इमारत को बनने के बाद की तस्वीर लीजिए। आपने बोल तो दिया है, लेकिन इस पर मुस्तैदी से कायम रहिए, आप डरिए मत, अल्लाह आपके साथ है। लोगों का मुस्तकबिल उससे जुड़ा हुआ है, और अच्छाई के साथ अल्लाह की मदद भी होती है। आप डरिए मत, बिल्कुल आगे आइए और इन चीज़ों को रोकने का काम करिए। सर, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा, फिर से लौट के आ रहा हूँ अजान वाले मसले पर। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरीके से अबू हाशिम आज़मी ने आवाज़ उठाई और उन्होंने सख्त लहजे में विरोध किया है राज ठाकरे का, क्या ये विरोध पिछले जो 2009 में जिस तरीके से शपथ ग्रहण था, उस समय जिस तरीके से मनसे की तरफ से विरोध किया गया था हिंदी में शपथ लेने के ऊपर, क्या उसका उलट है, या तो सही मायने में वो इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, एक अच्छी और साफ राजनीति में हमारा अपना मैं कुछ नहीं होता। हम जो है वो कौमों के साथ होते हैं, लोगों के साथ होते हैं। अगर वो हज़रत अली का एक वाक़या है कि किसी जंग में जब हज़रत अली ने उस पर काबू पा लिया तो उस बंदे ने हज़रत अली पे थूक दिया। उसका रद्द-ए-अमल ये हुआ कि हज़रत अली ने उसको छोड़ दिया। उनका मकसद ये था कि अब ये लड़ाई कहीं ये नहीं कि मैं अपनी अना के लिए उसको मारूं। आना की लड़ाई नहीं होती, ये कौमों की लड़ाई होती है, इक़्तिदार की लड़ाई होती है, कौमों की लड़ाई होती है और मसलों की लड़ाई होती है। और मसलों की लड़ाई में फिर ये नहीं देखना चाहिए कि मेरा भाई है या मेरा हरीफ है। पिछले ज़माने में, पिछले वक्तों में बहुत लोगों ने अच्छा किया, वो बुरे हो गए, जो बुरा किया वो अच्छे हो गए। ये तो चलते रहता है, इसमें कोई बात नहीं है। मतलब कि अबू हाशिम आज़मी ने जो आवाज़ उठाई है, वो उनको दिल को चोट लगी है, तब जाके ये आवाज़ उठी है, आपको लगता है? मैं तो कहूँगा कि अल्लाह अबू हाशिम जैसे और लीडरों को पैदा करे, जो बेबाकी के साथ बोलता है, अपनी कौम के लिए बोलता है, अपने लोगों के लिए बोलता है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पे बोलता है। ऐसे लीडरों की आज ज़रूरत है हमें। सर, AIMIM की अगर मैं बात करूँ, AIMIM भी एक पार्टी है जो मुसलमानों की पार्टी होने का दावा करती है, मगर उनकी तरफ से अब तक के इस पूरे मामले पे कोई बयान नहीं है। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि जो भूली बिसरी यादें हैं उसको दबे रहने दीजिए।
जैसे कि आपने सुना, सवाल काफ़ी सारे थे, कठिन थे, कुछ सरल थे। मैंने सवाल किया अज़ान के ऊपर जो मसला गरमाया हुआ है, राजनीति गरमाई हुई है, तो भैया राजनीति का ये एक स्तर है और ये निचला स्तर है राजनीति का। मैं ये कहूँगा कि किसी भी जात पर या धर्म पर बात होनी चाहिए राजनीति में देश के लोगों की और बेरोज़गारों की, और जो है जिस तरीके से महंगाई है, ऐसे मुद्दों को उठाया जाना चाहिए राजनीति के मंच पर, ना कि किसी धर्म पर टीका टिप्पणी करनी चाहिए जिस तरीके से राज ठाकरे ने की। और इसी मसले को लेके, इन्हीं सवालों को लेकर हम कई लोगों के बीच में गए। आज समाजवादी के एक मशहूर वक्ता के बीच में हम आए, उनसे भी हमने इस मामले में सवाल किया। उन्होंने साफ और सरल शब्दों में जवाब दिया कि राजनीति है, राजनीति में कोई किसी भी स्तर तक गिर सकता है और राज ठाकरे की जो राजनीति है वो ख़त्म होने की कगार पे है। उसे कहीं ना कहीं धुआं देने की वो जो है, उसे कहीं ना कहीं दहकाने की वो कोशिश कर रहे हैं, ताकि कहीं चुनाव के मौके पे कहीं ना कहीं उनका भी कुछ योगदान हो जाए। मगर बाबू, जनता है, सब जानती है और जनता सब समझती है कि कौन सही और कौन गलत है। ऐसे उटपटांग बयानों से आपकी सीट पक्की तो नहीं होनी है, मगर आपकी जो है वाहवाही में कहीं ना कहीं कमी ज़रूर आएगी। कैमरामैन साटविलकर के साथ सही शेख की रिपोर्ट, द डेली इंडिया न्यूज़, मुंबई।